हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम एक्सपर्ट्स। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये है सेकंड पार्ट। तो हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसके फेलियर्स तक पढ़ चुके थे। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे उसके आगे क्या क्या आया। उसके बाद आया था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि बोहर ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। तो two developments played major role in the formulation of Bohr's model of an atom। कि बोर्स मॉडल के टाइम पे क्या हुआ, दो डेवलपमेंट हुई जिसने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया। ये मेजर क्या थे ये दो डेवलपमेंट? पहला था ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विच मीन्स दैट रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, ये पूरी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनका ड्यूल नेचर बताया गया, यानी पहले उनको सिर्फ रेडिएशंस माना जाता था, या उनका पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी बताया गया। मतलब रेडिएशन तो था ही, वेव लाइक नेचर तो था ही, साथ ही उनका पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई। ठीक है। दूसरा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनसे फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा बना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी हुई। ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का क्वांटाइजेशन करके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं। तो electromagnetic radiations which are associated with electrical and magnetic fields are known as electromagnetic radiations। तो वो radiations जिनके साथ अपना खुद का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन। जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन से मूव करता है, जो मैंने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताया था, ध्यान से सुनिए, वही है ये। कि जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो अल्टरनेटिंग क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिट होते रहते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं। These fields are transmitted in the form of waves। ये fields किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं? वेव्स की। These waves are called electromagnetic waves और electromagnetic radiations। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। ये कौन कौन सी होती है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रेज। ठीक है। अब विजिबल के अंदर 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, जिससे हम इसको याद करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, VIBG ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। ये सिर्फ हम जो रेडिएशंस हम अपनी आई से देख सकते हैं वो होते हैं सिर्फ विजिबल रेंज। ठीक है। बाकी सब हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। और ये इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी इनकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है और वेवलेंथ इनकी इस डायरेक्शन में। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की और उनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। वहीं रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसने बोला ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिससे इसने बताया, इसने इस एक्सिस में ये ब्लू कलर वाला क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हुई, ये रेड वाला, इसने इसको क्या माना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सी हो गई, ये वाली। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या बताया कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जब मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज ने बताई, दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, दैट मीन्स दे कैन इवन ट्रेवल इन वैक्यूम, कि उनको मूव करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो सबसे पहली है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वेव एज शोन, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। एक बार दोबारा देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ये मान लेते हैं कि हम ये वेव मूव कर रहे हैं, ब्लू वाली कंसिडर करो। तो जो ये डायरेक्शन को मान लेते हैं जीरो लाइन, इसके ऊपर जो है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये वाला, ये है इसका क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है ये इसका है ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। तो वेवलेंथ इसने क्या बताई, दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, वो भी दो एडजासेंट पास के जो क्रेस्ट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। किससे, लैम्बडा से। समझ में आई वेवलेंथ। दूसरी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, मान लो यहाँ से ये, तो 1 सेकेंड में वहाँ से कितनी वेव्स पास होंगी वो क्या बताती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव्स वहाँ से पास हो रही है पर सेकेंड में, वो बताती है फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये वी जैसा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा वी होता है, नीचे से जो इसकी बेस होती है ना थोड़ी सी टेढ़ी होती है। थर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है उसकी वेलोसिटी। ध्यान रखना, इन 1 सेकेंड बोल रहे हैं, इन 1 सेकेंड। तो इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। इसने बताया है कि वैक्यूम के अंदर ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, जिसको क्या बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, लेकिन जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने बताया था लाइट, जो विजिबल लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और आगे कई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहाँ पे ये हमारे काम आएगी। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। मतलब किसी भी यूनिट लेंथ हमने ले ली
उसमें कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आते हैं। जैसे मैं कंसिडर करूँ यहाँ से यहाँ पे ये रेडिएशंस हैं, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ आए, वो क्या होगा, इसका वेव नंबर। ठीक है। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्बडा। ठीक है। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज। चाहे कोई ट्रिक बनाओ चाहे कुछ भी करो, इनको सीरीज में याद रखना ज़रूरी है। इसका सबसे ज़्यादा लैम्बडा यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, यानी एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी गामा रेज की और सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की। ये सभी वेव्स है ना पूरी डिटेल में आप पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक पूरी वीडियो अलग से सेपरेटली बना दूंगा। ठीक है। ये है विजिबल रीजन, सिर्फ इसी रीजन की जो लाइट होती है वो हम देख सकते हैं, बाकी इस रीजन की लाइट हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। फिर आई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कि बोर जो बता रहा था उस बीच में आ गया प्लांक ने क्या बताया, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टीन्यूसली बट डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। ठीक है। कि प्लांक्स ने क्या बताया, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी कि जब कोई भी एनर्जी रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कॉन्टीन्यूसली एक लगातार फॉर्म में नहीं हो रही, क्या हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूसली हो रही है और पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हो रही है, कि एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसे रेडिएंट एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने क्या बोला, क्वांटम। क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए इसका बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटम क्या थे, प्लांक्स ने बताया कि जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है और उनको उसने बोला क्वांटम। ठीक है। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। लाइट के केस में, जो लाइट है उसके केस में क्वांटम ऑफ एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, फोटोन। क्वांटम क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट को हम बोल रहे हैं फोटोन। ठीक है। बाकी सबको क्वांटम बोल रहे हैं, सिर्फ लाइट वाले को फोटोन। ठीक है। फिर है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या बताया, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी हमने रिप्रेजेंट किया था न्यू से। ठीक है। फिर आपने मैथ पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, नहीं पढ़ा तो भी सुन लीजिए। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर इज इक्वल टू लगाकर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है h, जिसको हम बोलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि इसकी डिस्कवरी प्लांक्स ने की थी इसलिए। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है। ये कांस्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अपने न्यूमेरिकल्स में दिया मिलेगा, लेकिन बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको इसकी वैल्यू याद रखनी ज़रूरी है, वो भी यूनिट के साथ में। ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस लाइन को पढ़ो फिर सब क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम
E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, कि जो एनर्जी है वो एच न्यू की फॉर्म में ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल था, यानी n का मल्टीपल था। n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकती है। इसका मतलब क्या है, n क्या है, क्वांटम, एक क्वांटा है, ठीक है, एक क्वांटम है, प्लूरल फॉर्म क्वांटा हो जाती है। n है एक क्वांटम, मतलब क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब या तो एक पूरा क्वांटम ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आधी क्वांटम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, 3/2 हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी का डिज़ाइन सोचा गया, ऐसा माना गया, एन आइडियल बॉडी। आइडियल मतलब सिर्फ ऐसा सोचा गया था, रियल में ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, कि एक ऐसी आइडियल बॉडी जो एमिट कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती, एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है सभी फ्रीक्वेंसीज को, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और ये ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगी वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका डायग्राम इन्होंने कुछ ऐसा सजेस्ट किया साइंटिस्ट ने, कि इसके अंदर जब कोई रेडिएशन गई, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ऐसे 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 इधर इधर घूमती रहेगी, लेकिन वो कभी भी उस बॉडी से बाहर नहीं आएगी। तो वो क्या हो गई, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन कर लिया उसने, ठीक है, एमिट नहीं किया बिल्कुल भी। ये थी ब्लैक बॉडी। दूसरा इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स, इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कि जो मेटल का सरफेस है, ये हमने सरफेस का मेटल मान लिया, अब इस पर लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट आए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल होनी चाहिए, फिर क्या हो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएं उस मेटल में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से सुनिए, ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका इजेक्शन हो जाए, वो बाहर निकल जाए मेटल से, तो उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ा गया तब क्या पता चला। इससे हम एटम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए ही ये सब पढ़ रहे हैं, तो सोच के देखो कि आज जो हमें इजीली सब मिल रहा है उसको ढूंढने के लिए कितना परेशान हुए थे साइंटिस्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इमीडिएटली, कि जब कोई भी बीम ऑफ लाइट मेटल पर पड़ी तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इमीडिएटली निकल गए थे, ठीक है। दूसरा इसने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे किसके, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है या कितनी ज़्यादा इंटेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। तीसरी थी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, कि हर मेटल के लिए देयर इज ए फोटो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड,
कि किसी भी मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक फिक्स इतनी फ्रीक्वेंसी थी कि उससे नीचे वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाती, उसको हमने क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपली मैं बोलूँ तो मिनिमम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए, वो होगी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। ठीक है। If frequency of light is less than the threshold frequency, there is no ejection of electrons, no matter how long it falls on surface or how high is its intensity। कि मतलब यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। नो मैटर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लाइट हम कितनी देर के लिए डाल रहे हैं या कितनी इंटेंस डाल रहे हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उतनी तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W0। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। कि जो कम से कम जो एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए, कम से कम एनर्जी चाहिए, वो है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। W0 इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट। ठीक है। W0 इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट। और जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी वो थी न्यू नोट। वो क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम एनर्जी चाहिए, E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमने पढ़ा था। ठीक है। कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नोट, कम से कम एनर्जी चाहिए वो एच न्यू नोट। ठीक है। अब एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये एनर्जी आप खुद डिराइव करने की सोचिए कैसे निकलेगी। मान लीजिए कोई एनर्जी हमने डाल ली, उसकी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चाहिए थी x जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है। हमने डाल दी उसमें x+5, तो क्या होगा, वो x तो काम आएगी उसके इजेक्शन के लिए, और बाकी जो होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ½ mv² से। ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखिए, h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, या इसको हम लिख सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नोट। ठीक है। h न्यू क्या है, जो हमने एनर्जी सप्लाई की, वो जो एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी थी, वो क्या हो गई, h न्यू। उसमें से हमने माइनस कर दिया h न्यू नोट। h न्यू नोट क्या है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इतनी एनर्जी तो रिक्वायर हो गई, जो बची वो क्या बची, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ½ mv², क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए हम मास भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ये क्या लिया है, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला कैसे आया आप समझ गए। ठीक है। देखिए, सिर्फ ना रटना सब कुछ नहीं है, कोई चीज़ कैसे आई उसके पीछे साइंटिफिक रीजन समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बोर का मॉडल है उससे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूल बिहेवियर है। तो ड्यूल बिहेवियर कैसे पता चला, द लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, यानी इसके लाइट का ड्यूल बिहेवियर होता है। ड्यूल का मतलब होता है डबल। ठीक है। वेव लाइक नेचर तो आप समझ ही गए कैसे, उसकी मोशन से, मूवमेंट से। ठीक है। पार्टिकल लाइक नेचर किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई हाई एनर्जी का पार्टिकल ही आके उससे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे, दो बॉल्स हैं, एक रेस्ट में है, उसके यदि हम पीछे से दूसरी बॉल मारेंगे तो वो आगे चली जाएगी, आगे वाली बॉल भी। ठीक है। सेम ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर है। क्या है
कि जो पीछे वाली बॉल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो आगे वाली बॉल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का भी पता चला। आगे है, वेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर इट डिस्प्लेज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब भी रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर से तो ये क्या क्या शो करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने बताया था उसका वेव लाइक नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था पार्टिकल लाइक नेचर। ठीक है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिटेड व्हेन इट प्रोपेगेट्स इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन आप फिजिक्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, तो व्हेन अ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जब वाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, प्रिज्म क्या होता है, ग्लास की ऐसे ट्रेंगुलर सी बॉडी होती है जिसके अंदर से हम लाइट डालते हैं तो लाइट स्प्लिट होती है। ठीक है, तो जब वाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, इट स्प्लिट्स इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स नोन एज स्पेक्ट्रम। कि जो एक कलर्ड बैंड सा प्रोड्यूस होता है उसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम। कि जब प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट डाली तो वो लाइट स्प्लिट हो गई इनटू सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स और उसको बोला गया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप, स्पेक्ट्रम दो तरह का, एक कॉन्टीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस कौन सा होता है, द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें सभी वेवलेंथ की लाइट होती है, वो हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, अ स्पेक्ट्रम इन विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट इज नोन एज ए लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट प्रेजेंट हो, जैसे हमें सिर्फ इतनी वेवलेंथ की चाहिए, सिर्फ वही लाइट प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें स्पेसिफिक कॉन्टीन्यूअस जिसमें सभी वेवलेंथ की लाइट होगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम की खासियत क्या होती है, इट हैज़ ब्राइट लाइंस विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब ब्राइट लाइंस होंगी, बीच बीच में डार्क स्पेसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो किस तरह का स्पेक्ट्रम है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अरेंज रहती हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज, कहाँ से कहाँ तक, रेडियो वेव से गामा रेज तक होती है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इमिशन एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सॉरी, इसको यहाँ पे करेक्ट करना, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, एक तो कॉन्टीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, एक है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। कि कोई सब्सटेंस है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन एमिट करके जो स्पेक्ट्रम देगा वो कैसा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। वहीं दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल ऑफ मटेरियल। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है जब रेडिएशन पास होती है किसी भी सैंपल ऑफ मटेरियल से। द सैंपल एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, तो वो जो सैंपल होगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ वेवलेंथ और उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब्ड आर मिसिंग एंड कम एज डार्क लाइन। सपोज करिए ये कोई सब्सटेंस था, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल ली और उसने कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की एमिट कर दी। तो जो एमिट कर दी ना उसमें वो रेडिएशंस नहीं मिलेंगी जो ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है,
और वो आगे डार्क लाइंस की तरह दिखाई देगी उसमें। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये हो गया। अब ये स्पेक्ट्रा कैसे कैसे इन्होंने है ना बिल्कुल नाम दिया हुआ है, सीरीज़ में याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड ये किस हिसाब से अरेंज्ड है? N1 के हिसाब से। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5। ठीक है, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो N1 से ग्रेटर होनी चाहिए और एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर भी मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ पे, मतलब N1 से ग्रेटर और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और लाइमन जो है वो यूवी में लाई करता है, बाल्मर है वो विजिबल में, और बाकी तीनों जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। ठीक है, फिर है स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी है। 11th-12th में आपको इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप केमिस्ट्री में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन से जो स्पेक्ट्रा एमिट या एब्जॉर्ब होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम राइडबर्ग इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जिसके अंदर न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर, या फिर इसको हम 1/λ भी लिख सकते हैं। न्यू बार या फिर 1/λ इज इक्वल्स टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स क्या होता है? राइडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि राइडबर्ग ने इक्वेशन दी इसलिए उसका कांस्टेंट। फिर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये टेबल और ये फॉर्मूला याद करने के बाद आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि जो बोर का मॉडल अब हम पढ़ते हैं कि ये सब डिस्कवरी हुई, उसके बाद बोर ने हाइड्रोजन के लिए अपना एटम दिया। तो बोर के मॉडल में क्या क्या बताया? एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम में वो मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में, और फिक्स्ड रेडियस, उसका रेडियस फिक्स रहता है, एंड एनर्जी, और उसकी एनर्जी भी फिक्स रहती है। ठीक है, दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। इन पाथ को क्या बोला गया? ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल्स बोला गया। These orbits are arranged concentrically around the nucleus. ये ऑर्बिट्स अरेंज रहते हैं कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है वो सारे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। मान लो ये सेंटर है, ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, इन सब का सेंटर क्या होगा? सेम रहेगा यही। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी ऐसे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी एंड इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कि जैसे जब तक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो ना ही तो वो एनर्जी लॉस करता है ना ही वो एनर्जी गेन करता है, इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, when transition occurs the nucleus stationary states that differ in this tendency of the radiation absorbed or emitted can be calculated। इसने बताया कि जब ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन किसका? इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये दो एनर्जी लेवल्स है, तो इनका यदि ट्रांजिशन होगा
यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। हमने क्या पढ़ा था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो न्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बाय एच। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं ये। फिर इसने बताया एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स विच फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। कि एक इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्बिटल होगा वो एन एच अपॉन 2 पाई को फॉलो करता मिलेगा। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम हम फिजिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं? एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ एच भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 हम बता सकते हैं और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है? उसका एंगुलर मोमेंटम। ये सब बताया बोर ने। फिर इसके बाद बोर ने बताया द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय आर एन इज इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड। एन का मतलब क्या है? nth ऑर्बिट या नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। और जेड जो है एटॉमिक नंबर है, वो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। सेकंड है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ई एन, मतलब nth ऑर्बिट की एनर्जी कैसे बताएंगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे भी जेड एटॉमिक नंबर है और एन वो nth ऑर्बिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शंस बनते हैं और आपको ये करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम की। बोहर ने सब कुछ देख दाख के सब कुछ बता तो दिया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस उसमें भी रह गई। वो क्या थी? बोहर्स मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता तो दिया लेकिन उसकी बारीकी से सारी डिटेल नहीं बता पाया। नेक्स्ट था बोर्स मॉडल वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। कि हाइड्रोजन के अंदर तो क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन था, वहाँ तक बोर ने एक्सप्लेन कर दिया अपना मॉडल ऑफ एटम। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे वहाँ उसका मॉडल ऑफ एटम एप्लीकेबल नहीं था। इसका मतलब क्या था? बोर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इन्हीं सब पर अप्लाई हो पा रहा था। तो बोर की ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन की थी कि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई हो पा रहा था, ठीक है। फिर आया ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। कि यदि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं तो मैटर भी डबल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। वो किसने बताया? अब तो डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर एग्जिबिट्स ड्यूल बिहेवियर, मेटल शो बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। कि जो मैटर है अब उसका भी डबल बिहेवियर या ड्यूल बिहेवियर होगा। कौन कौन सा? पार्टिकल बिहेवियर तो है ही, साथ ही उसका वेव नेचर भी होगा, ठीक है। और उसकी वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। एच की वैल्यू, अब एच बाय पी, पी क्या होगा? मोमेंटम। एम वी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मोमेंटम। आपको थोड़ा सरप्राइज लग रहा होगा कि हमारे अराउंड जो भी मैटर है यदि उनका वेव नेचर है तो वो वेव की तरह मूव क्यों नहीं कर रही, ठीक है। तो क्यों नहीं कर रही आप खुद सोचिए, लैम्बडा सोच के देखिए। एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। क्या है? -34। इतनी छोटी वैल्यू है, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है।
तो उसकी वेलोसिटी या वेवलेंथ उसकी बिल्कुल ही मिनिमम होगी और हम उनका वेव लाइक नेचर नेक्ड आई से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिजनबर्ग ने क्या बताया? It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. The product of their uncertainty is always equal to or greater than h upon 4 pi. हिजनबर्ग ने क्या बताया कि एक ही टाइम पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की, ये सिर्फ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल था कि एक ही टाइम पर हम उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एक ही टाइम पर नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन, और वो हमेशा अनसर्टेनिटी उसकी हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई होगी। तो अनसर्टेनिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एक्स से। और मोमेंटम में या वेलोसिटी में हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से। डेल्टा पी इक्वल होगा एम वी या एम डेल्टा वी के। ठीक है, तो वो होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के, इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एच भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। कि जो हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो बोहर ने क्या बताया था कि वो एक रेगुलर उसमें मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन हिजनबर्ग ने क्या बताया कि आप दोनों चीज़ों को एक टाइम पर तो देख ही नहीं सकते, फिर आप बता रहे किसके बारे में हो। ठीक है, तो यहाँ से बोहर का क्या हो गया? हिजनबर्ग रूल को वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, क्यों फेल हो गया बोहर का मॉडल? बिकॉज इट इग्नोर्स द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। उसने मैटर, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक मैटर है, उसका ड्यूअल बिहेवियर इग्नोर किया। दूसरा क्या? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। की जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सभी चीज़ों पर अप्लाई हो रहा था, ये बोहर्स मॉडल उसका उल्टा बोल रहा था। ठीक है, बोहर्स मॉडल के बाद क्या आया वो हम आगे देखेंगे। अभी तक जो पढ़ा वो क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। It successfully describes the motion of macroscopic particles but fails in the case of microscopic particles. कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी? न्यूटन के लॉ पर बेस्ड थी, और वो न्यूटन के लॉ हम है ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर लगा रहे थे। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही बेस्ड है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पर एप्लीकेबल नहीं थी। रीज़न क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इग्नोर करती है ड्यूअल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को और मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी। ठीक है, फिर आई क्या? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। क्वांटम मैकेनिक्स वो थ्योरेटिकल साइंस आई, एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं कर पाए लेकिन थ्योरी दी गई, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनका मोशन पढ़ते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? ऑब्जर्वेबल एज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। दोनों तरह की होती है, वेव जैसी भी और पार्टिकल जैसी भी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड स्क्रोडिंजर इक्वेशन।
क्वांटम मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है? स्क्रोडिंजर इक्वेशन पर। स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। यहाँ इसका बेसिस पढ़ते हैं, एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। ठीक है, यहाँ एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और शाई क्या है? वेव फंक्शन विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या थी? फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और अ मोलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। कोई भी एटम और मोलिक्यूल जिसकी टाइम टू टाइम एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? करली स्क्वायर शाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर शाई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर शाई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी शाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करली स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किस किस के रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई और जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, और ये इस कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। शाई क्या है यहाँ पे? वेव फंक्शन। ठीक है, अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इनको हम डेल स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डेल स्क्वायर शाई माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसके इक्वल हो जाता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टर्म आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फाइनल 11th के एग्ज़ाम्स में आपके ये इक्वेशन काम आ सकती है। When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave function of the electron associated with each energy level। कि जब स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व किया गया तो सभी पॉसिबल जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स थे उनके बारे में इसने बताया, उसके बारे में इसने बताया। ठीक है, वो आउट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज़ ओनली सर्टेन सॉल्यूशंस आर परमिटेड, और उन सभी पॉसिबल वैल्यूज़ में से सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस ही परमिटेड थे। ईच परमिटेड सॉल्यूशन इज हाईली सिग्निफिकेंट एंड इट कोरेस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट एनर्जी स्टेट, दस वी कैन से दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो उस हर डेफिनेट स्टेट की एनर्जी एक फिक्स एनर्जी थी। इसका मतलब क्या था? कि एनर्जी जो थी क्वांटाइज्ड थी। आगे है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या? शाई गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शाई से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शाई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, शाई की वैल्यू का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। दूसरा है शाई स्क्वायर। Chi square gives us the region in which the probability of finding an electron is maximum. It is called probability density। कि शाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन शाई स्क्वायर जो होगा ना वो क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। शाई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उस रीजन के बारे में जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये कलर्ड रीजन है, इसमें वाइट रीजन्स क्या है? नोड्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी बहुत कम है। और कलर्ड रीजन्स हैं शाई स्क्वायर, जिनको हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? The region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum is called the orbital। ऑर्बिटल क्या? शाई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ जहाँ मैक्सिमम है उसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये थी क्वांटम मैकेनिक्स जो आपने पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्यूरी है तो मुझे मेल करना chemexperts01@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।